सबसे पहले हम आपको बंगाल में जांच को रक्त रंजित करने वाला सिस्टम दिखाएंगे, जहां रेड करने गई एनआईए की टीम पर ही 150 लोग टूट पड़े। लाठी, पत्थर और डंडे से अधिकारियों पर हमला किया गया और जब बंगाल की सत्ता पर सवाल उठे तो उल्टा मुख्यमंत्री ने पलटकर सवाल कर लिया। आधी रात को छापे मारने गए ही क्यों थे, यह पूछा। और इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात करेंगे, जो भारत के लोकसभा चुनाव में एआई सीट से लड़ने वाले हैं। हमारी बातें शायद आपको चौंकाने वाली जरूर लगे, लेकिन आज हम आपको सत्ता में चीन की जिस चुनावी साजिश के बारे में बताएंगे उससे आप और चौंक जाएंगे। फिर प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी युद्ध पर सत्ता की पॉलिटिकल वीडियो रील प्ले करेंगे। आज पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चुभने वाले तीर चलाए। पीएम ने कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है और इसका एक एक पन्ना देश के टुकड़े करने वाले वामपंथी विचार से भरा है। जवाब में कांग्रेस ने भी पीएम पर सीरियल अटैक किया। जयपुर रैली से सोनिया गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को अपने बयानों से घेरने की कोशिश की। सोनिया ने कहा बीजेपी की सरकार में लोकतंत्र का चीर हरण हो रहा है। कांग्रेस के आरोपों वाली इस कुंजी में भी बड़ी सियासी चिंगारियां हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत और 12 दिनों के लिए बढ़ गई है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वैसे एक दिन पहले ही सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा था जल्द बाहर मिलेंगे। और देश में एक तरफ चुनावी शक्ति दिखाई जा रही है तो दूसरी तरफ गगन शक्ति भी देखने को मिली। गगन शक्ति युद्ध अभ्यास के तहत भारत के घातक लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। भारतीय वायुसेना ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर रिहर्सल किया है। इस दौरान लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर टचडाउन भी किया। और शुरुआत करते हैं बंगाल में एनआईए पर हमले के बाद बवाल से। जो हुआ है उसका दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। भाजपा का विंग जैसा बिहेव कर रहा है ये एनआईए। टीएमसी के राज में, टीएमसी का मतलब क्या है? टेरर, माफिया और करप्शन। यदि सबाई के अरेस्ट करे बीजेपी की मने करे सब बुथ एजेंट के अरेस्ट करবে। आज सत्ता की शुरुआत चिंताजनक तस्वीरों के साथ करते हैं जो पश्चिम बंगाल से आई है। इस वीडियो को देखकर आपके मन में एक बार यह प्रश्न तो जरूर उठेगा कि आखिर बार बार बंगाल में ही ऐसा क्यों होता है। तस्वीरें देखिए जरा, इस वीडियो कुंजी के हर फ्रेम को गौर से देखिएगा और सोचिए इस तरह के तीखे सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं। वैसे तो पश्चिम बंगाल पहले भी जांच एजेंसियों पर खूनी हमले के लिए कुख्यात रहा है, लेकिन इस बार पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए की टीम इस दुस्साहस का शिकार बनी। शुक्रवार देर रात एनआईए की टीम भूपति नगर में पिछले साल हुए बम धमाके के एक मामले में आरोपी से पूछताछ करने गई थी, जो टीएमसी का नेता भी है। लेकिन एनआईए की टीम का स्वागत ईंट, पत्थर और डंडों से किया गया, वो भी बंगाल वाले चिर परिचित खूनी अंदाज में। इस हमले में एनआईए के एक अफसर को चोटें भी आई हैं।
बताया जा रहा है कि 10 में से 12 सदस्यों वाली एनआईए की टीम ने जब आरोपियों को ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने न सिर्फ हंगामा और विरोध किया बल्कि एनआईए की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। हालांकि हंगामे के बाद एनआईए की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की तरफ से स्थानीय थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। सोचने वाली बात यह है कि अचानक यहां पर इतनी संख्या में लोग कहां से आ गए, कैसे इतनी जल्दी ईंट, डंडे और पत्थर का प्रबंध किया गया, जबकि एनआईए की टीम कलकत्ता हाईकोर्ट की परमिशन के बाद आरोपी से पूछताछ करने गई थी। पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो बंगाल में ईंट, पत्थर, बम वाले ऐसे ही मॉडल को लेकर पूरे देश में कुख्यात हो चुके। पिछली कुछ घटनाओं के आधार पर और आरोपों के आधार पर आपको बताते हैं कि कैसे बंगाल वाले पत्थरबाज एक शातिर अपराधी की तरह जांच एजेंसियों को टारगेट बनाते हैं। पिछली कुछ घटनाओं में यही देखने को मिला है कि जब जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए जाती हैं तो वो पहले से आरोपी के समर्थक दल बल के साथ तैयार रहते हैं। मतलब आरोपियों को जांच एजेंसियों के आने की भनक पहले से ही लग जाती है। सिर्फ यही नहीं, आरोपी बम, लाठी, डंडे, पत्थर का इंतजाम पहले से करके रखते हैं। जैसे ही जांच एजेंसियां जाती हैं, समर्थक हमलावर और हिंसक हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें ना तो कानून का खौफ होता है और ना ही लोकतंत्र की परवाह। वो बेरहमी से जांच एजेंसियों के अफसरों पर टूट पड़ते हैं, जिसकी तस्वीरें यहां पर देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में ऐसे ही हमलों की पिछली कहानी बहुत पुरानी नहीं है। आज से सिर्फ 3 महीने पहले इसी तरह जांच एजेंसी ईडी की टीम पर हमला किया गया था। तारीख अलग थी, जगह दूसरी थी, आरोपी कोई और था, लेकिन राज्य यही था, पश्चिम बंगाल। हमले का तरीका यही था। इसी तरह 5 जनवरी 2024 को आधी रात को ईडी की टीम पर 200 लोगों ने हमला कर दिया था। सबसे गंभीर बात यह है कि उस वक्त भी टीएमसी का पूर्व नेता शाहजहां शेख आरोपी था। अभी कहां है वो, सोचिए। लेकिन इस बार भी आरोपों के घेरे में टीएमसी का नेता है। सवाल यहां टीएमसी, बीजेपी या फिर किसी राजनीतिक दल का नहीं है। सवाल है कि जब अदालत के कहने पर जांच एजेंसी जांच करने जा रही है, जब अधिकारी पूछताछ करने जा रहे हैं, उनका सहयोग करने की जगह मारपीट कैसे हो सकती है? इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस कैसे? अलोकतांत्रिक और हिंसक तरीका है। जो भी इस खबर को देखेगा उसके मन में कई चुभने वाले सवाल एक लहर की तरह उठेंगे। पहला सवाल, क्या केंद्रीय एजेंसियां राज्यों में शांतिपूर्वक जांच नहीं कर सकती हैं? क्या केंद्रीय एजेंसियों के अफसरों पर अब राज्यों में जानलेवा हमले होंगे? क्या केंद्रीय एजेंसियों की जांच का जवाब आरोपी हमला करके देंगे? ऐसे ही चलता रहा तो क्या केंद्रीय एजेंसियों को अपने साथ सेना की टुकड़ी लेकर चलना होगा? क्या केंद्रीय एजेंसियों को छापेमारी से पहले पूरे क्षेत्र को छावनी में बदलना होगा? क्या अब जांच का जवाब इसी तरह पत्थर, लाठी और डंडे से दिया जाएगा? क्या इस तरह का दुस्साहस सत्ता के आशीर्वाद के बगैर संभव है? सोचने वाली बात यह है कि यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो वहां पर लोकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। लेकिन अगर सत्ता में बैठे लोग ही जांच को राजनीतिक युद्ध की तरह देखने वाले तर्क देंगे तो जांच टीम पर हो रहे हमले कैसे रुकेंगे? इन सवालों को आप सिर्फ राजनीति के लेंस से मत देखिए, इन्हें इस नजर से देखिए कि ऐसे हालात में अपराध करने वालों को सजा देने का सिस्टम कैसे चलेगा। इस तरह तो सारी व्यवस्थाएं ही चौपट हो जाएंगी। हमारा सवाल उस सिस्टम से है जिसके संरक्षण के कारण ऐसे हमलों को बल मिलता है। सवाल तो यह भी है कि जब सत्ताधारी दल पर आरोपियों को संरक्षण और शय देने के आरोप लगे तो चुभने वाले ये सवाल पूछे किससे जाएं? एनआईए पर हिंसक हमले पर भी बंगाल में संवेदनहीन राजनीति हो रही है। आलम यह है कि आरोपी और उस पर लगे आरोप से ज्यादा चर्चा जांच एजेंसियों पर हुए हमले की हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर उसी अंदाज में, उसी तेवर के साथ सामने आई और इस हमले के बचाव में राजनीतिक हमले करने लगी। पहले ममता बनर्जी की ओर से उठाए गए 5 सवालों का जिक्र करते हैं, उसके बाद पूरा बयान सुनाएंगे। ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या एनआईए ने पुलिस से परमिशन ली थी? एनआईए के अधिकारी आधी रात को रेड करने क्यों गए?
चुनाव के पहले एनआईए क्यों अरेस्ट कर रही है? क्या हर बूथ एजेंट को अरेस्ट कर लेगी? क्या बीजेपी को सपोर्ट कर रही है एनआईए? क्या कहा ममता बनर्जी ने, आइए देखते हैं। ঠিক ছিল ওরা কেন মধ্যরা পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে বুথে জিতবে? শূন্য শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। এটাই বলছি, কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বিজেপি নোংরামি খেলা খেলছে, আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ করি। ममता दीदी कहती हैं कि चुनाव के दौरान ऐसा हो रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव है इसलिए क्या ममता दीदी अपने काडर को बचा रही हैं? ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि एनआईए पर हमले के बाद बीजेपी और टीएमसी के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, जबकि टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कि पर एजेंसी के ऊपर ऐसा हमला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बोल के कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शासन का नाम पर एक तानाशाही चला रहा है और एक उग्रवादी लोगों के ऊपर पश्चिम बंगाल का भविष्य छोड़ दिया। टीएमसी के राज में, टीएमसी का मतलब क्या है? टेरर, माफिया और करप्शन के राज में आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बंगाल की कानून व्यवस्था हर रोज एक नए निचले स्तर को छूती है। ये जो है लोगों के सामने इस भय और डर ये जो शुरू किए हैं और खास तौर से तृणमूल कांग्रेस को और पश्चिम बंगाल को टारगेट करके सीबीआई, ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स को उतार के, जिसका संगठन नहीं है, जिसके वोट नहीं मिलेंगे, वो इन सब के द्वारा सोचे अगर वोट मिल सके। ये पूरा राजनीतिक एजेंडा है। ऐसे एनआईए का हमला हो रहा है क्योंकि आतंकवाद जुड़े लोग पकड़ती है तो उनका हमला होता है। तो क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आतंकवादी, सबको वहां संरक्षण मिलता है। यही तो है ममता जी का बंगाल। भाजपा जिसको उठाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कोई इलाका से, वो एनआईए को यूज कर रहे हैं। तो ये बेसलेस एलिगेशंस देकर एनआईए जाते हैं और रात में जा रहा है, प्रोवोकेशन दे रहा है, इलाका में आतंक सृष्टि कर रहे हैं। हमारा जो मुख्यमंत्री है वो रोज उकसा रहे हैं आम जनता को कि अटैक करो बीएसएफ के ऊपर, ईडी का ऊपर जो अटैक किया हुआ था, पूरे आम तृणमूल कांग्रेस ने उसको समर्थन किया और पुलिस आकर के सीधा बोल दिया कि इसका सारा जिम्मेदारी ईडी का है। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस गंभीर हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एजेंसियों को डराने की इस सोच को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। I am aware of that. Strong action will be taken. This tendency of intimidating the investigating agencies is deplorable, will not be allowed, cannot be allowed. We will deal with it with an iron hand. लेकिन वो कौन सा केस है जिसमें पूछताछ के लिए एनआईए की टीम गई थी? यह मामला कितना गंभीर है, अब आइए यह समझ लेते हैं।
भूपति नगर में 3 दिसंबर 2022 को एक घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें घर की छत उड़ गई थी। इस घटना में 3 लोगों की जान भी गई थी। एनआईए की टीम इसी भूपति नगर बम ब्लास्ट केस की जांच कर रही है। पिछले महीने एनआईए ने इस मामले में पूछताछ के लिए टीएमसी के 8 नेताओं को समन भेजा था। समन के बावजूद ये नेता एनआईए के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद एनआईए पूछताछ के लिए गई और 2 नेताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नेताओं में से एक का नाम बलाई मैती है और दूसरे का नाम मनोव्रत जाना है। इस खबर पर सत्ता का नजरिया 9 यह है कि अगर किसी देश में जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर खुलेआम हमले होने लगेंगे तो न्याय की रक्षा कैसे होगी। अगर ऐसी घटनाओं पर राज्य की सत्ता मौन रहती है या हल्के फुल्के बयान देकर घटनाओं को रफा दफा करती है तो इसे स्वीकृति और संरक्षण ही माना जाएगा। चुनाव के दौर में नेताओं के बीच छवि बनाने और बिगाड़ने का कंपटीशन चलता है। ममता बनर्जी की सरकार के लिए इस समय ऐसी घटनाएं छवि का संकट पैदा कर सकती हैं। लेकिन अब एक अलग संकट की बात करते हैं और वो संकट है, आप पहले खुद देखिए। सत्ता में हम इसी महीने देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की बात करने जा रहे हैं, लेकिन इस खबर को जरा गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें जिनपिंग की चुनावी साजिश का रंग है। जिनपिंग की चुनावी साजिश का रंग है भारत के चुनावों में। और तस्वीरें ये क्यों हैं, तीनों को जोड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भारत के चुनाव में आखिर जिनपिंग का क्या काम है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो भारत के लिहाज से बहुत परेशान करने वाले हैं। पहला सवाल यह कि क्या इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला सवाल यह है कि क्या इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल, क्या भारत के लोकसभा चुनाव में शी जिनपिंग एआई सीट से चुनाव लड़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या भारत के लोकसभा चुनाव में शी जिनपिंग एआई सीट से चुनाव लड़ेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि ना तो जिनपिंग को किसी ने टिकट दिया है, ना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन फिर भी जिनपिंग एआई वाली अदृश्य सीट से भारत के चुनाव में नया संकट पैदा कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह का दावा किया गया है कि शी जिनपिंग भारत के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं और भारत को लेकर जिनपिंग की इस चुनावी साजिश पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत चौंकाने वाला अलर्ट जारी किया है। अब हम आपको उस अलर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो शी जिनपिंग के उस एआई तंत्र से जुड़ा है जो भारत के लोकसभा चुनाव में एक्टिव हो सकता है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार चीन एआई तकनीक का दुरुपयोग करके भारत में आम चुनाव पर असर डाल सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान चीन की ओर से हैकिंग की कोशिश की जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट की टीम के मुताबिक इस वर्ष दुनिया के करीब 70 देशों में चुनाव होने, जिसमें भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के अहम चुनाव शामिल हैं। और आकलन है कि इन चुनावों में चीन अपने हितों के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट बनाएगा और इसे लाखों लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे किसी ना किसी तरीके से इस चुनाव पर असर डाला जा सके। माइक्रोसॉफ्ट ने भी यह आशंका जताई है कि चीन सरकार की साइबर ग्रुप वाली इस साजिश में उत्तर कोरिया की भूमिका भी हो सकती है। और आपको यह बताना जरूरी है, चीन सरकार जो है उसकी जो साइबर साजिश है उसमें बकायदा उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इन्वॉल्व होती है। अब हम आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि अगर जिनपिंग के साइबर ग्रुप ने लोकसभा चुनाव में एआई वाली साजिश की तो यह कैसे होगा। सीधे देखिए, अब मैं आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाता हूं। इसमें किसी वीडियो को मॉर्फ यानी उसके साथ छेड़छाड़ करके वायरल किया जा सकता है। किसी के चेहरे पर उसकी एआई से तैयार की गई आवाज को लगाकर उसे सर्कुलेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, उदाहरण कुछ क्षणों में स्क्रीन पर आने वाला है।
एआई से तैयार वीडियो या फिर ऑडियो से वोटर्स को भ्रमित करने का काम हो सकता है, और मोबाइल और सोशल मीडिया वाले युग में यह काम कितनी आसानी से हो सकता है यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एआई के फर्जी कंटेंट से भारत के चुनाव में चीन के हित वाले एजेंडे चलाए जा सकते हैं। और सोचिए, इस एआई साजिश से चीन अपने समर्थन में डीप फेक रैलियां तक करवा सकता है। इसमें किसी नेता को बदनाम करने वाला एआई कंटेंट तैयार किया जा सकता है और ऐसी घटनाओं पर न्यूज वायरल की जा सकती है जो कभी हुई ना हो, यानी वो खबर जो पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। यानी इस एआई साजिश में चीन के साइबर ग्रुप किसी के चेहरे और आवाज पर मनचाहा कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इसका उदाहरण हम आपको दिखाने वाले हैं, तो उदाहरण है, हम आपको इसका एक डेमो दिखाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन के टूटने के बाद विधानसभा में तेजस्वी यादव के दिए गए भाषण का डीप फेक वर्जन बना था। इसमें उनके चेहरे और आवाज को सलमान खान के साथ मैच करा के वायरल किया गया था। हैरानी की बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के लोकसभा चुनाव में चीन वाले जिस खतरे का नोटिफिकेशन भेजा है, वो साजिश चीन ताइवान के लोकसभा चुनाव में भी कर चुका है। यह दावा भी माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया है कि चीन ने ताइवान के चुनाव में एआई का दुरुपयोग किया है। तब बीजिंग समर्थित ग्रुप स्टॉर्म 1376 ताइवान में एक्टिव हो गया था, जब एआई तकनीक के जरिए न्यूज एंकर तैयार किए गए थे। यानी खतरा हमको भी है। और चीनी कंपनियों द्वारा विकसित किए गए कैप कट टूल से ही इन न्यूज एंकर्स को बनाया गया था। तब ताइवान के नेताओं के मीम्स, वीडियो और ऑडियो बनाकर वायरल किए गए थे और चीन विरोधी उम्मीदवारों को बदनाम करने के मकसद से कंटेंट बनाया गया था। और अब माइक्रोसॉफ्ट ने यह अलर्ट जारी किया है कि जिनपिंग भारत के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा, और अगर ऐसा हुआ तो कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर पहले एक रील देखते हैं। एआई एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि एआई से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं, स्केल हो सकती हैं। लाखों लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सकता है एक फेक कंटेंट के थ्रू, और उस कंटेंट को की सत्यता भी एआई के थ्रू प्रमाणित की जा सकती है। तो इस हद तक इल्यूजन क्रिएट होगा कि जब तक उसका इम्पैक्ट नलीफाई किया जाए, इलेक्शन में इम्पैक्ट उसका हो जाएगा। तो यही कोशिश है चाइना की, और ये सिर्फ भारतीय इलेक्शन के लिए नहीं, विश्व में जहाँ कहीं भी इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो यूएस के इलेक्शन हो वहाँ पर या कोरिया के इलेक्शन हो, हर जगह ये इम्पैक्ट होगा, ऐसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है। अब हम आपको एआई वाले डीप फेक के खतरे पर सत्ता की डिक्शनरी दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डीप फेक वीडियो कैसे तैयार होता है। दरअसल आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, और इंटेलिजेंस का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। यानी आसान भाषा में समझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब किसी मशीन या तकनीक के पास इंसान की तरह दिमाग आ जाना, मतलब वो मशीन जो इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह व्यवहार करे, और इसी तकनीक के जरिए ऐसा वीडियो तैयार होता है जो बिल्कुल बिल्कुल रियल, ओरिजिनल लगता है, जिसे डीप फेक वीडियो कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो डीप फेक एक मॉफ्ट किया हुआ वीडियो होता है जिसमें किसी के चेहरे को किसी और के चेहरे से बदल दिया जाता है। यानी एक खतरनाक एआई तंत्र है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डीप फेक वीडियो को लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती और चुनावों के लिए खतरा बता चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है, और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। डीप फेक किसी भी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई देशों के बड़े नेताओं के डीप फेक वीडियो बने हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन तक डीप फेक वीडियो
के शिकार हो चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का डीप फेक वीडियो भी वायरल हो चुका है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति एक डीप फेक वीडियो में यह कहते नजर आ रहे हैं कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, जबकि यह सच था ही नहीं। डीप फेक वीडियो कैसे होते हैं, इस पर यह रील आपको जरूर देखनी चाहिए। डीप फेक के बाद अब बात करते हैं एब्सोल्युटली रियल, एकदम रियल चीजों की। सत्ता में अब वक्त है सुपर शनिवार की जुबानी चिंगारियों का, जो चुनाव के करीब आने के साथ साथ सियासी आग लगा रही हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार और मन से कांग्रेस पर जुबानी मिसाइलों वाले हमले थे, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के जवाबी गोले थे। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम से सोनिया गांधी ने पीएम मोदी का नाम लेकर कई सियासी वार किए। इस दिलचस्प जुबानी मुकाबले पर हमने सत्ता की 4 वीडियो कुंजियां बनाई। तो जुबानी फायरिंग वाले राउंड्स की शुरुआत करते हैं। पहले राउंड में एक तरफ पीएम मोदी हैं, जिन्होंने यूपी के सहारनपुर में मंच पर पहुंचकर राम राम से अपना संबोधन शुरू किया और बिना वक्त गवाए विपक्ष पर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म वाला कटाक्ष किया। वहीं राजस्थान से सोनिया गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि यह देश किसी एक आदमी की जागीर नहीं है। आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और 1000 आंधियों में उससे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सबका है। पीएम मोदी और सोनिया गांधी के बीच अलग अलग चुनावी मंच से जुबानी मुकाबले का दूसरा राउंड और भी ज्यादा दिलचस्प है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में भ्रष्टाचार वाला तंज था, वहीं सोनिया गांधी के शब्दों में जांच एजेंसियों के एक्शन वाला कटाक्ष था। पीएम ने कहा कि नामदार मुझे गाली देते हैं और जनता का पैसा लूटना ही अपना हक समझते हैं। वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि देश में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र खतरे में है। साथियों, ये जो देश के बड़े बड़े नामदार कांग्रेस और शाही परिवार के बड़े बड़े नामदार इस कामदार को गाली देते हैं, वो नामदार है, शायद गाली देना उनका वो अधिकार मानते होंगे। ये कामदार ऐसा है जो हर गाली को पचा जाता है। जनता के पैसे को लूटना ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे। मोदी ने पिछले 10 साल में लूट की इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर दिया। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से खड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। सत्ता का अगला राउंड प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी के बीच है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस दशकों पहले समाप्त हो चुकी है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जयपुर में प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र है।
सरकार राशन देती है लेकिन रोजगार नहीं देती। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए? बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्होंने क्या किया? अग्निवीर जैसी स्कीम लाई। और अब हमारे न्यूज मित्रों के लिए वक्त है सत्ता के रिमाइंडर का। आप में से बहुत सारे लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते होंगे। ऐसे सभी लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक शुभ समाचार दिया गया है। अब यूपीआई से कैश डिपॉजिट करने की सुविधा जल्द मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है, आखिर ये होगा कैसे? तो इसके लिए हमने आपके लिए सत्ता का रिमाइंडर तैयार किया है, जिसमें हम आपको 10 स्टेप्स में बताने जा रहे हैं यूपीआई से बैंक खाते में कैश कैसे डिपॉजिट किया जाएगा। पहले आपको उस एटीएम या बैंक की ब्रांच में जाना होगा जहां कैश जमा करने की मशीन हो। फिर कैश डिपॉजिट मशीन में यूपीआई नगद जमा करने का विकल्प चुनना होगा। जितनी राशि जमा करनी है उसे कैश डिपॉजिट मशीन पर दर्ज करें। रकम दर्ज करने के बाद मशीन की स्क्रीन पर आपको एक क्यूआर कोड नजर आएगा। मशीन पर क्यूआर कोड आने के बाद मोबाइल में आपको अपना यूपीआई ऐप खोलना होगा। फिर यूपीआई ऐप से कैश डिपॉजिट मशीन के क्यूआर कोड को स्कैन करें। जो कैश जमा करना है उसे डिपॉजिट मशीन के स्लॉट में रखें, यानी यहां जहां नोटों की गिनती होती है। कैश की गिनती के बाद मशीन की स्क्रीन पर आपको अमाउंट दिखेगा और अमाउंट सही होने के बाद मशीन के डिपॉजिट ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर कैश जमा होने के बाद मशीन के साथ यूपीआई ऐप पर पुष्टि हो जाएगी। और अब भारत की हवाई शक्ति का एक ट्रेलर आपके सामने आ रहा है। यह तस्वीर आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देखने को मिली, जहां जैगुआर, सुखोई, मिराज समेत वायुसेना के कई विमानों ने अपना दमखम दिखाया। एक्सप्रेसवे पर 15 लड़ाकू विमानों ने टचडाउन किया। गगन शक्ति अभ्यास पर सिर्फ 77 सेकंड की ये कुछ तस्वीरें आपके सामने।